हाजीपुर में पशुपति पारस के काफिले पर हुआ मोबाइल अटैक। संसदीय क्षेत्र का दौरा करने के दौरान घटी घटना। काफिले पर मोबाइल अटैक की वजह साफ नहीं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक सुर में बोले मुख्यमंत्री नीतीश और तेजस्वी। कहा बड़े गौर से सुनी गई बात, अब फैसले का इंतजार। जमशेदपुर में संवर्धना 2 का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद विद्युत वरण महतो रहे मौजूद। छपरा में निगरानी के हत्थे चढ़ा सदर अस्पताल का घुसखोर क्लर्क। 10,000 रुपए के साथ टीम ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज पटना पहुंचे। सोमवार को वो पटना पहुंचे, जहां से उनका काफिला संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के लिए रवाना हुआ। हाजीपुर पहुंचने के क्रम में पशुपति पारस के काफिले पर मोबाइल अटैक किया गया। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर मोबाइल अटैक किसने किया, तो वहीं इस घटना से पारस गुट में नाराजगी भी दिख रही है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना है। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग को नकारा नहीं है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं, ये राष्ट्र हित में है। लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी। और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना। और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं। और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। जुलाई 2021 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जाति जनगणना नहीं होगी। गृह राज्य मंत्री के हवाले से यह है, उसी के आधार पर हम लोग आप यहाँ मिलेंगे। हाँ जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए, अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली अफसर के खास तौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए, हम लोगों ने सब तरह की बात की है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी। बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था वो तो। पटना सिटी में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के तत्वाधान में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रांतीय शिक्षक प्रशिक्षक के 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसका उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया और इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं उद्घाटन में भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भारत शिक्षा नीति के बल पर ही पूरे देश का गुरु बना। उस परंपरा को कायम रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया, उस मिशन को सशक्त और सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और इस नीति को पालन करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। 1968 में प्रथम बार बनी, 1966-86 में बनी और उसके बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबों के बीच में आया। भारत सरकार का जो मानव संसाधन मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय के रूप में इसी दृष्टि से परिणत हुआ। सीधे तौर पर वो शिक्षा के समर्पित यह मंत्रालय हम सबों के बीच हो और यह परिवर्तन किया गया। और बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में किया। इस मौके पर पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम नेता मौजूद रहे। तो वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर बिहार की तर्ज पर आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जाएगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले वक्त में बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की कैसे मदद की जाए, इसका ध्यान भारतीय जनता पार्टी खास रूप से रखेगी। गया के दिग्गी तालाब परिसर में सामाजिक न्याय के योद्धा भारत सरकार के पूर्व मंत्री सहलोक रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा के जयंती के मौके पर उनके प्रतिमा पर जदयू के प्रदेश महासचिव अभय कुशवाहा ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो समाजवादी विचारधारा के पुरोधा उपेंद्र नाथ वर्मा जी के चरणों में हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और निश्चित तौर पर ये जरूर कहेंगे कि अमर शहीद उपेंद्र नाथ वर्मा जी समाजवादी विचारधारा थी और दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, कमजोर वर्ग के लोगों को उठाने के लिए अनेकों तरह का प्रयास करने लगा और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उपेंद्र नाथ वर्मा जी की विचारधारा जो उनका सोच था, जो उनका सपना था कि पिछड़े कमजोर वर्ग कैसे उत्थान की ओर जाएंगे, कैसे हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का विकास होगा, उस विकास की धारा को माननीय नीतीश कुमार जी 100% पूरा करने का काम कर रहे हैं। बेगूसराय में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पूरे जिले में की गई। सदर प्रखंड के मोहनपुर मध्य विद्यालय में टीकाकरण की शुरुआत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। बेगूसराय जिले में 1 साल से 15 साल के करीब 10 लाख बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत मध्य विद्यालय में आयोजित उद्घाटन समारोह में डीएम अरविंद कुमार ने की। स्कूल में बच्चों को डीएम के सामने टीकाकरण कर इस अभियान की भी शुरुआत की। बेगूसराय जिले में आज ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसमें वर्ष 1 से 15 साल के बीच के सभी बच्चों का इसमें वैक्सीन उनको दिया जाना है, सभी का टीकाकरण किया जाना है और इसके लिए माइक्रो प्लान भी सभी प्रखंडों के लिए तैयार किया गया और सभी प्रखंडों में आज प्रारंभ हुआ है और ये हम लोगों का टारगेट है कि सबसे पहले स्कूलों और साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जहां से सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर किया जा सकता है, वहां पे हम लोग टीकाकरण स्थल उसको चिन्हित करते हुए उसका टीकाकरण करवा रहे हैं। पटना एम्स ने कोरोना की वजह से बंद पड़े इमरजेंसी व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करते हुए मरीजों के लिए खोल दिया है। कोविड काल में पहले यहां कोविड मरीज के लिए यह व्यवस्था थी, लेकिन अब एक्सीडेंट और नाजुक मरीजों को भी एडमिट कर इलाज करना शुरू हो चुका है। एम्स में इमरजेंसी सेवा चालू होते ही आपको बता दें कि मरीज भी यहां पहुंचने लगे हैं। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि कोविड के कारण इमरजेंसी सेवा बंद थी, वो आज से बहाल कर दी गई है। अब मरीजों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इमरजेंसी सर्विसेज जैसा आप देख रहे हैं आज से शुरू हो गई है और तमाम पेशेंट सुबह से ही आने से पेशेंट शुरू हो गए हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। कितने दिनों से था? कोविड के समय ही बंद था। कोविड के समय फिर म्यूकर के केस आते रहे, तो इमरजेंसी बंद थी, बाकी सर्विसेज चल रही थी। अभी इमरजेंसी शुरू किया गया।
पटना सिटी के सबलपुर पंचायत कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर शुरू किया गया है, जिसके बाद अब लोगों को ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने होंगे। वहीं आरटीपीएस काउंटर की वजह से सारी सुविधा ऑनलाइन प्राप्त होगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपको बता दें कि आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन पटना सदर प्रखंड के बीडीओ और पंचायती राज पदाधिकारी ने किया है। आरटीपीएस काउंटर का मेन मकसद है मेरा कि जो लोग पटना सदर में जाते थे, ग्रामीण लोग, उनको जाने आने में दिक्कतें होती थी। इस चलते बहुत सुविधा है। मेरे पंचायत में जब आरटीपीएस काउंटर खुल गया तो लोग बाहर जाते हैं, पटना जाते हैं, दिन भर समय बर्बाद होता है, इसलिए 100-200 भाड़ा लग जाता है। इसके माध्यम से अब जब यहाँ होगा, ग्रामीण जनता के लिए बहुत सुविधा होगी। और खबरें आगे और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के नामजद फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने ढोल नगाड़ा के साथ 10 अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान पुलिस ने फरार अभियुक्तों के परिजनों को कहा कि 30 दिन के अंदर फरार अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने को बोले, नहीं तो न्यायालय से कुर्की जब्ती का वारंट निकालकर फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती की जाएगी। अभियुक्त जो हैं अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा इश्तेहार निर्गत किया गया है, जिसका विधिवत पालन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका हम लोग गवाहों के समक्ष विधिवत उसका तामीला किया गया है, चिपका दिया गया उनके घर पर। टोटल पूरा मिलाकर 10 अभी तक अभियुक्त फरार चल रहे हैं, कांड संख्या 71 में। सर ये मामला है मार्च महीने का है, ठीक है, 6/3/21 का है और 30 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है, उनको कोर्ट में हाजिर हो जाने के लिए, अन्यथा उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा कुर्की निर्गत किया जाएगा।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क डॉक्टर से रिश्वत मांगने से भी नहीं डरते। ताजा मामला छपरा सदर अस्पताल का है, जहां तैनात कर्मी राजेश कुमार सिंह को निगरानी दस्ते ने एक डॉक्टर से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश कुमार सिंह सदर अस्पताल के BSA कार्यालय में तैनात है। वह सरकारी डॉक्टर संजीव रंजन से घूस मांग रहा था, जिसके बाद डॉक्टर संजीव रंजन की शिकायत पर निगरानी विभाग ने यह पूरी कार्रवाई की और उसे रंगे हाथों दबोच लिया। डॉक्टर हैं श्री संजीव रंजन जी, जो यहीं सदर हॉस्पिटल में थे। अभी वर्तमान में वो पटना में डिप्टेशन में है, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में। उनका पैसा था मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता। ACP का करीब 30 लाख रुपया था उसका, तो 3 लाख। तो उसी को निकालने के बाद में ही 10,000 रुपया उससे डिमांड किया कि जब तक 10,000 रुपया नहीं दीजिएगा उसका आपका हम पेमेंट नहीं करेंगे। सासाराम के एक क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर और कंपाउंडर फरार हो गए। वहीं इसकी जानकारी लगते ही क्लिनिक के बाहर आक्रोशित लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक शहर के रोजा रोड स्थित एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहां विगत 2 दिनों से एक 8 वर्षीय बच्चे का इलाज चल रहा था। डॉक्टर लगातार ये परिजनों को आश्वासन दे रहे थे कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन सोमवार को अचानक बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क उठे। सुपौल के त्रिवेणीगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने श्यामनगर में व्यवसायी विनोद चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 72 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा किया है और इस बाबत त्रिवेणीगंज DSP गणपति ठाकुर ने PC कर बताया कि 14 अगस्त को त्रिवेणीगंज के सीमेंट व्यवसायी की दुकान में लूट कांड के आरोपियों को CCTV फुटेज के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सुपौल के कई थाने सहित मधेपुरा में भी मामले दर्ज हैं। शाह सीमेंट स्टोर में लूट की घटना हुई थी और अपराधी फायरिंग करते हुए भागे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और CCTV फुटेज के अवलोकन एवं आए हुए साक्ष्य के आधार पर एक अपराधी जिसका नाम आनंद प्रकाश उर्फ भानु है और रणवीर यादव, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र इलाके के बहादुरपुर गांव में मजदूर को अपनी ही मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। बता दें कि मजदूर सिकंदर अविदास के द्वारा खेत मालिक दिनेश महतो के यहां धान की रोपनी की थी और इसी धान की रोपनी के एवज में दिनेश महतो से मजदूरी की मांग की जा रही थी। मजदूरी मांगने के दौरान मजदूर और खेत मालिक के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दिनेश महतो ने दबंगई करते हुए अपने गुर्गों को बुलाकर मारपीट करना शुरू कर दिया और इस दौरान दबंगों ने मजदूर के बहनोई को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और उसके दोनों कान काट लिए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं इस मामले में 6 लोगों के विरुद्ध चंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रातः गश्ती में निकले हुए थे तो बड़ा बाबू द्वारा सूचना दिया गया है कि बहादुरपुर गांव में एक आदमी को कल मारपीट कर गायब कर दिया गया है। फिर गए खोजबीन किए तो पानी में लाश मिला। सर आँख भी फोड़ दिया, कान भी का आँख और कान का हुआ है। तो क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था? हत्या तो लग रहा है प्रथम दृष्टया। विवाद का अभी पता नहीं चल पाया है, अनुसंधान जारी है। ये छापामारी हो रहा है, प्रभारी द्वारा डेट छापामारी चल रहा है। मुजफ्फरपुर के रामदयालु मलंग स्थान के पास से अज्ञात अपराधियों ने सरसों तेल लदा एक ट्रक लूटा है। जानकारी के मुताबिक ट्रक में लाखों का सरसों तेल लोड था, तो वहीं विरोध करने पर चालक के साथ मारपीट कर अचेत हालत में उसे ट्रक से हाईवे के किनारे फेंक कर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने खलासी से पूछताछ की, जिसके बाद मामला सामने आया। फिलहाल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपना कहाँ लगा हुआ था गाड़ी? गाड़ी का पंप के सामने लगा था। अच्छा, तो रात को कितने बजे लगभग चोरों के द्वारा चोरी करने के बाद सामने आ गए? आपको कब पता चला? हमको तो थाना वाला बोले तो पता चला। हमको कितने बजे थाना वाला फोन किया आपको? करीब 3:30। क्या लोड था गाड़ी पर? तेल। कितने कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक रात में लगा करके ड्राइवर था नहीं, चला गया था। उसको ले जाने की सूचना है
अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा इस संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। हम लोग निवेदन कर लेंगे इसका। बेगूसराय में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के आधे दर्जन लोग घायल हो गए। घटना बलिया अनुमंडल क्षेत्र की है, जहां दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने अन्य लोगों के साथ दूसरे पक्ष के घर में लाठी डंडे और लोहे के सरिया के साथ घुसकर तोड़फोड़ शुरू की। इसका विरोध परिवार के सदस्यों ने किया तो आरोपियों ने परिवार के लोगों को भी जमकर पीटा। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। बेतिया के शिवराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में देर शाम खेत में घूमने गए एक परिवार के दो लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की कोशिश से नदी से मां के शव को निकाला गया, लेकिन बेटी के शव को निकालने में ग्रामीण असफल रहे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अंचलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को दी। बेगूसराय में बाढ़ के पानी में डूबी बच्ची के शव को काफी जद्दोजहद के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। दरअसल बलिया थाना क्षेत्र के शादीपुर वार्ड नंबर 2 निवासी मुस्कान कुमारी बाढ़ में घर डूब जाने की वजह से अपने परिजनों के साथ सुरक्षित स्थान पर ऊपरी इलाके में आ गई। जैसे ही गंगा के जलस्तर में गिरावट आई तब मुस्कान अपने परिजनों के साथ वापस अपने घर जा रही थी और इसी कड़ी में सड़क किनारे उसका पैर फिसला और वो बाढ़ के गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। बाढ़ जो हमारे यहाँ आई थी, इस बाढ़ में वो लोग आ गए थे इधर रिश्तेदार के। गंगा का जलस्तर जब घटने लगा तो सब अपने गांव की ओर लोग लौटने लगे हैं। इसी दरमियान गांव जाने के कारण भर ठहना पानी था, वो तेज धार था। उसी में उस बच्ची का पैर फिसल गया और गहरा पानी में चला गया, जिससे उस बच्ची की डूबने से मौत हो गई। और खबर चतरा से है, जहां एक अधिकारी अपने प्रकृति प्रेम की वजह से चर्चा में है। पूरे इलाके में उनके एक सराहनीय पहल की चर्चा हो रही है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। डिजिटल युग में हमारा प्रकृति प्रेम कम हुआ है या हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं? भौतिकता की चकाचौंध ने हमें हरियाली से दूर किया है। ऐसे में जब इस दौर में किसी का प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम सामने आता है तो वो तस्वीरें जाहिर तौर पर सुकून देती है। खबर चतरा से है, जहां एक ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी प्रशासनिक क्षमता के साथ अपने प्रकृति प्रेम के लिए चर्चित हैं। चतरा के अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने अपने आवासीय परिसर के चारों ओर झाड़ियों से फैले बंजर जमीन का साफ सफाई करके बागवानी, औषधीय पौधा, सब्जी और बादाम की खेती की है। उन्होंने बागवानी के साथ ऑर्गेनिक खेती शुरू की और आज उस परिसर में लगाए गए सब्जियों और फलों का लुत्फ अनुमंडल पदाधिकारी के साथ उनके आवासीय परिसर में रहने वाले सारे लोग ले रहे हैं। अपने प्रकृति प्रेम पर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी क्या कहते हैं, सुन लीजिए। मेरे परिसर में सारे तरफ, मैं जब से आया हूं, आप देख सकते हैं चारों तरफ देखेंगे कि साग सब्जियां के खेती अभी लहलहा रहे हैं। चाहे फलदार वृक्ष के मैं बारे में बतलाऊं, मैं यहाँ करीब 50 से ऊपर केला के पेड़ लगाया हूँ, मौसमी का पेड़ लगा हुआ है, अनार का पेड़ लगा हुआ है, नींबू है, आपका बहुत सारे ऐसे फलदार वृक्ष। मैं इस परिसर में 100 से अधिक पौधा का रोपण कर चुका हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि जिस प्रकार हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और एक अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को क्यों नहीं युवा वर्ग एक संदेश के रूप में इसे ग्रहण करें। क्योंकि मेरी दिनचर्या सुबह 6 बजे से शुरू होती है और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जो यहाँ पे सहयोगी हैं उनको बीच बीच में मैं अपना मार्गदर्शन देते रहता हूं। मैं उससे खुद शामिल होकर उसे खेती करता भी हूं और करवाता हूं। इस परिसर में हमारा जो भी फल हो, साग सब्जी हो, इसका मैं कोई बाजार में इसका बिक्री नहीं करता हूं। जितने हमारे आवासीय परिसर में जो भी कार्य करने वाले यहाँ पे हमारे स्टाफ हैं वो उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। मैं चूंकि सिंगल फैमिली यहाँ पे रहता हूँ, मैं इतना साग सब्जी या फल तो उपयोग नहीं कर सकता हूँ। हमारे जो भी हमारे यहाँ पे सहयोगी हैं वो इसको उपयोग करते हैं।
जाहिर है एक अधिकारी के तौर पर व्यस्त रहने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी ने खेती करके प्रकृति प्रेम का जो संदेश दिया है वो एक सराहनीय पहल है। शहरों की चकाचौंध और नए दौर में बदली हुई हमारी जरूरतों ने हमें प्रकृति से जितना दूर किया है, ऐसे प्रयासों से वो दूरियां खत्म हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब झारखंड की तरफ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोल्हान दौरे के चौथे दिन जमशेदपुर के पोटका पहुंचे, जहां उन्होंने संवर्धन पार्ट 2 का उद्घाटन किया। इस दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के प्रतिभाओं को निखार कर उसे वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारा जाए, ताकि वे अपने राज्य और शहर का नाम, उसके साथ साथ देश का नाम रोशन कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय देश के सभी खिलाड़ियों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि गांव में जो हमारी छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम कैसे उठाएं। कल ही हमने सरायकेला खरसावां जिला के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कई ऐसे संस्थाओं के लोगों के साथ बातचीत किया, और आप जानते हैं कि मैं आर्चरी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और इस नाते आर्चरी को अब आप देखिए कि किस तरीके से प्रगति कर रहा है। ये बात सही है कि ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन उस रूप में मेडल के रूप में नहीं आया, लेकिन हमारा जो प्रेजेंस था वो बहुत अच्छा था। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 की रहने वाली युवती का शव उसके ससुराल में फंदे से झूलता पाया गया। वहीं ससुराल वालों ने इसकी जानकारी मायके वालों को दी, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यहाँ गड़ाबासा में कदमा की लड़की जिसका शादी गड़ाबासा में हुआ था, कोयला डूबनी में, वहाँ पर उस सुसाइड करने का इंफॉर्मेशन आया है। हम लोग उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। घर वाले लोग इन्वेस्टिगेशन लगा रहा है, उसको प्रताड़ित किया गया है। हम लोग वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। हम लोग को सुबह फोन आया कि मेरे दीदी डेट कर। कैसे, क्या बोला लोग, कैसे डेट किया? लोग बोला आइए मैं आपकी दीदी डेट कर गई, बस कुछ नहीं बोला। मुझे पार्टी लगा ली, लेकिन ऐसा नहीं, मेरी दीदी का हिम्मत नहीं है। कल दीदी आपके यहाँ घर पे गई थी, मैं क्या? हाँ, राखी बांधने के लिए, और मेरे जिया जी मेरी दीदी को घर में नीचे में छोड़ के आ गया। सरायकेला जिले के चौका कांड्रा मार्ग पर लखना सिंह घाटी में स्कूल से अपने घर आदित्यपुर लौट रहे शिक्षक को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भागने में भी सफल रहा। मौके पर उपस्थित राहगीरों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और एम्बुलेंस बुलाया गया, जिसके बाद घायल शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए TMH जमशेदपुर भिजवाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।